हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के अंतर्गत अप्रकाशीय क्रिया यानी कि डार्क फेज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, बायोकेमिकल फेज अथवा कार्बन एसिमिलेशन अथवा फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल PCR साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या स्ट्रोमा रिएक्शन अथवा CO2 रिडक्शन अथवा CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं। लाइट फेज में बने ATP और NADPH2 यानी कि एसिमिलेटरी पावर का यूज करते हुए इस स्टेप में CO2 और H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ब्लैकमैन्स ने इसे डार्क रिएक्शन कहा क्योंकि इस रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता, सीधे प्रकाश का यूज नहीं होता। इस रिएक्शन की इस फेज की जो रिएक्शंस है वो डार्क यानी कि अंधकार में और लाइट प्रकाश दोनों में हो सकती हैं। केल्विन ने इस रिएक्शंस को एक साइक्लिक मैनर में प्रस्तुत किया, एक चक्रीय प्रक्रम के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो PG होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और लेकिन इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कीटो एसिड होता है। केल्विन साइकिल के अध्ययन के लिए केल्विन ने क्लोरेला और स्कैंडेस्मस एल्गा का प्रयोग किया, शैवाल का प्रयोग किया, और उसने क्रोमेटोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया और रेडियो आइसोटोप C14 का यूज़ किया। रिबिस्को जो एंजाइम इसमें यूज़ होता है उसका नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है, जो 16 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। और इसमें जो CO2 ग्राही होता है, CO2 रिसेप्टर होता है, वो RUBP होता है, यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसका नाम होता है। 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है और इसके अंदर C3, C4, C5, C6 और C7 के इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। C3 जो होता है वो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होते हैं। C4 जो होता है 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज होता है। C5 वाला जाइलुलोज होता है, राइबोज होता है, राइबुलोज होता है। 7 वाला सेड्यूहेप्टुलोज होता है और 6 वाला ग्लूकोज, फ्रक्टोज बाईफास्फेट आदि होते हैं। जो लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड होता है वो 7 कार्बन वाला सेड्यूहेप्टुलोज होता है। जो वारबर्ग इफेक्ट होता है वो CO2 की सांद्रता का फोटोसिंथेसिस की दर पर जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, यानी कि जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन के कारण, इसको हम वारबर्ग इफेक्ट्स बोलते हैं। 6 टर्न ये 6 साइकिल होते हैं इसके केल्विन साइकिल के, जो एक CO2 एक ग्लूकोज के निर्माण में यूज होते हैं। जो अप्रकाशीय क्रिया होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल और रीजनरेशन ऑफ RUBP। इसमें कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन का जुड़ना, इसमें एक कंपाउंड से कार्बन जुड़ती है, ये पहली रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलेशन होती है। इसके बाद की कुछ रिएक्शंस जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके रिवर्स होती हैं, उसके उल्टे होती हैं, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहते हैं। यहाँ पर PGA से ग्लूकोज बनता है और वहाँ पर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से PGA का निर्माण होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहते हैं। और तीसरा स्टेप होता है RUBP का रीजनरेशन यानी कि पुनः बनना, और इस स्टेप में RUBP पुनः बन जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, तो 6 मॉलिक्यूल RUBP 6 मॉलिक्यूल CO2 से रिएक्ट करते हैं। इसमें 5 कार्बन, ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 1 कार्बन कंपाउंड है। तो 6
मॉलिक्यूल RUBP के, जिसे RUDP भी बोलते हैं, यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट की जगह डाइफास्फेट भी बोलते हैं कभी कभी इसको। और एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल CO2 के जिसमें एक कार्बन है, दोनों मिलकर अब रिबुस्को की प्रेजेंस में पहले एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जो आगे जाकर 12 मॉलिक्यूल PGA जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है उसमें बदल जाता है। तो सबसे पहले एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और उसके बाद वो 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 12 मॉलिक्यूल PGA बनाते हैं, और जो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो 1,5 बिसफास्फोराइबुटोल। अब जो सेकंड स्टेप है वो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है। इस ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल की पहली रिएक्शन है, जो अब जो 12 मॉलिक्यूल 3 PGA के बने हैं वो 12 मॉलिक्यूल ATP जो लाइट फेज में बने थे 18, उसमें से 12 मॉलिक्यूल यहाँ यूज होते हैं और ये फास्फेट इसको दे देगा ट्रायोकाइनेज की स्ट्रक्चर में। तो 12 मॉलिक्यूल बनते हैं 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में। तो पहले एक ही फास्फेट था, अब इसमें एक फास्फेट और जुड़ गया तो इसका नाम हो गया 1,3 बाईफास्फो, और फास्फेट जुड़ा है पहली और तीसरी पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के जो 12 मॉलिक्यूल हैं वो 12 मॉलिक्यूल NADPH2 जो लाइट फेज में बने उससे रिएक्ट करते हैं, और इसमें से जो बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड है एक फास्फेट निकल जाता है H3PO4 के रूप में, और इसका जो H आयन होता है वो निकल जाता है। तो प्रोटॉन H आयन जो निकलते हैं इसलिए इसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का निकलना डीहाइड्रोजिनेज। और इससे ये जो 12 मॉलिक्यूल 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के थे अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं 12 मॉलिक्यूल 3-फास्फोग्लिसल्डिहाइड में, और H3PO4 के रूप में फास्फेट निकल जाता है। इसमें केवल एक ही फास्फेट हो जाता है, इसमें 2 फास्फेट थे तो अब इसमें से एक फास्फेट निकलकर H3PO4 के रूप में अलग हो जाता है। अब जो 12 मॉलिक्यूल PGAL के बने हैं फास्फोग्लिसल्डिहाइड के, उसमें से 5 मॉलिक्यूल आइसोमराइज हो जाते हैं DHAP, यानी कि उनका समावयवीकरण हो जाता है और वो DHAP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और अब PGAL के 3 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल DHAP के, एक फास्फेट इसमें एक फास्फेट इसमें, 3 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें, तो अब एक कंपाउंड बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, क्योंकि 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना फ्रक्टोज और उसमें 2 फास्फेट थे पहली और छठी पोजीशन पे, उसका नाम हो गया 1,6 बाईफास्फेट। इसमें से एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है वो आइसोमराइज होता है ग्लूकोज में, अर्थात इस प्रकार से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है जो प्रकाश संश्लेषण का यील्ड होता है, उत्पादन होता है। तो अब जो ये मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन बची है इसमें से 3 मॉलिक्यूल ये बने थे, अब इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स तो ये बच रहे हैं। इसके बाद यहां पर जो 12 मॉलिक्यूल ये थे इनमें से 12 में से 5 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुए थे, तो 7 मॉलिक्यूल इसके बच रहे हैं। इसके 5 मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल यहां पर यूज हुए थे, और जो 12 में से 7 बचे थे यहां पर, 7 में से 3 मॉलिक्यूल यहां पर यूज हुए थे, तो टोटल मिलाकर 4 मॉलिक्यूल बचे अब इसमें। तो टोटल थे 12 मॉलिक्यूल PGAL के, उसमें से 5 मॉलिक्यूल DHAP में कन्वर्ट हो गए, तो कितने बचे? 7 मॉलिक्यूल। अब इन DHAP में से 5 में से 3 यूज हुए तो 2 मॉलिक्यूल बचे DHAP के, और जो 7 PGAL बचे थे उसमें से 3 मॉलिक्यूल यहां पर यूज हुए तो 4 मॉलिक्यूल PGAL के बचे। तो अब ये 4 मॉलिक्यूल PGAL के, 2 मॉलिक्यूल DHAP के, 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के और 6 ATP और बच रहे, क्योंकि टोटल मिलाकर 18 ATP का गेन हुआ था। 18 ATP बने थे लाइट फेज में, 12 ATP यहां यूज हो गए, तो अब ये बचे 6 ATP, 4 PGAL, 2 DHAP और 2 फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। ये 6 मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब ये सब आपस में मिलकर रीजनरेशन ऑफ RUBP करते हैं, RUBP का पुनः संश्लेषण करते हैं। अब RUBP का जो संश्लेषण करते हैं ये, इसमें सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज फास्फेट जो होता है, 2 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज फास्फेट, जो 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज फास्फेट होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल PGAL से रिएक्ट करते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड और ये 6 कार्बन कंपाउंड, टोटल कितने हो गए? 9 कार्बन। अब एक फास्फेट इसमें है, एक फास्फेट इसमें है, 2 फास्फेट हो गए, तो कंपाउंड जो बनता है उसका नाम होता है एक
4 कार्बन वाला बनेगा और एक 5 कार्बन वाला, क्योंकि 6 और 3 9 कार्बन है, तो एक बनता है 4 कार्बन वाला, एक बनता है 5 कार्बन वाला। तो एक 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एरिथ्रोज 4 फास्फेट और दूसरा बनता है ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट। एरिथ्रोज 4 फास्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट। अब जो यहां पर 2 मॉलिक्यूल एरिथ्रोज 4 फास्फेट बने हैं, 2 एरिथ्रोज 4 फास्फेट। अब एरिथ्रोज 4 फास्फेट जो है वो 2 DHAP से यूज कर, DHAP, इसमें एक फास्फेट, इसमें एक फास्फेट, ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलाकर हो गए 7 कार्बन, दोनों मिलकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल सेड्यू हेप्ट्यूलोज, 2 मॉलिक्यूल सेड्यू हेप्ट्यूलोज 1,7 बिसफास्फेट या 1,5 बाईफास्फेट, क्योंकि 2 फास्फेट थे, एक इसका एक इसका, तो बाईफास्फेट पहली या 7वीं पोजीशन पर आ गया, नाम हो गया सेड्यू हेप्ट्यूलोज 1,7 बाईफास्फेट। अब सेड्यू हेप्ट्यूलोज फास्फेट में से एक फास्फेट निकल जाता है, तो अब बचा क्या, सेड्यू हेप्ट्यूलोज फास्फेट। अब जो सेड्यू हेप्ट्यूलोज फास्फेट बना है, अब जो 2 मॉलिक्यूल PgAl के बचे थे, 4 बचे थे यहां पर, 4 में से 2 यूज यहां हो गए, 2 यहां हो गए, अब ये भी खत्म हो गए। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड और ये 7 कार्बन, कितने हो गए, 10 कार्बन। अब 10 कार्बन होने के कारण अब ये 5-5 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है, और जो सेड्यू हेप्ट्यूलोज फास्फेट था वो 2 PgAl से रिएक्ट करता है और 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट के और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फास्फेट के, 2 तो मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट प्लस राइबोज 5 फास्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल राइबोज और 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट के बने, तो 2 यहां हो गए, 2 ये हो गए, सब 2 चल रहे हैं। अब 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज यहां बने थे, 2 यहां बने, तो टोटल कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट। अब जो 4 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट बने हैं, ये अब 4 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो 4 मॉलिक्यूल राइबुलोज फास्फेट यहां बने हैं और 2 मॉलिक्यूल यहां पर बने राइबोज, तो ये 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फास्फेट जो होते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब 2 मॉलिक्यूल ये और 4 ये राइबुलोज, कितने होगा टोटल, 6 मॉलिक्यूल। तो अब 6 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फास्फेट। अब जो बच रहा था वो लास्ट बच रहा था 6 ATP, ये बन जाता है RUBP और प्लस 6 ADP, राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट बन जाएगा या बाईफास्फेट, और इस प्रकार से दोबारा से RUBP का सिंथेसिस होता है और लगातार ये रिएक्शन चलती रहती है। तो जो डार्क रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, रीजनरेशन। इसमें कार्बन जुड़ता है कंपाउंड से, इसलिए इसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। ये जो रिएक्शन है वो ग्लाइकोलाइसिस से रिवर्स होती है, उल्टी होती है, इसलिए इसका नाम है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। वहां पर ग्लूकोज से PGA बनता है, यहाँ पर PGA से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तीसरे स्टेप में RUBP जो शेष बचे होते हैं उसमें से RUBP का पुनः संश्लेषण होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो सबसे पहले 6 मॉलिक्यूल RUBP 6 मॉलिक्यूल CO2 से रिएक्ट करके 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बिसफास्फो राइबोटोल, जो जल्द ही 12 मॉलिक्यूल PGA में टूट जाता है, इसलिए ये इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। 3 PGA के 12 मॉलिक्यूल बने हैं वो 12 मॉलिक्यूल ATP से रिएक्ट करते हैं और वो 12 मॉलिक्यूल 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड अब 12 NADPH2 से रिएक्ट करते हैं और H3PO4 के रूप में। अब फास्फेट इसमें से निकल जाता है, हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। 12 मॉलिक्यूल 3 PGAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और H3PO4 के रूप में 12 मॉलिक्यूल 12 NADP बन जाते हैं। अब जो PGAl बने हैं उसमें से 5 मॉलिक्यूल DHAP में आइसोमराइज हो जाते हैं और जो इसके बचे हैं टोटल 7 बचे होते हैं, उनमें से
7 में से 3 PGL के 3 DHAP मिलकर फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बनाते हैं, जो आगे जाकर फ्रक्टोज बनाता है और फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनता है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट फ्रक्टोज फास्फेट में कन्वर्ट होता है पहले। अब जो फ्रक्टोज फास्फेट बचा है, 4 मॉलिक्यूल PGL के बचे हैं, 2 मॉलिक्यूल DHAP के बचे हैं और 6 मॉलिक्यूल ATP बने। ये सब आपस में रिएक्शंस करके दोबारा से RUBP बनाते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज फास्फेट 2 PGL से रिएक्ट करता है, ये 6 कार्बन, ये 3 कार्बन, 1 फास्फेट, तो मॉलिक्यूल बनते हैं 2। 4 कार्बन वाला, क्योंकि 6 और 3 9 कार्बन वाले हैं, तो 4 कार्बन वाला आइसोज 4 फास्फेट और 5 कार्बन वाला ज़ाइलोज 5 फास्फेट। आइसोज 4 फास्फेट अब 2 DHAP से रिएक्ट करता है, 3 कार्बन 4 कार्बन, 7 कार्बन, 1 फास्फेट, कंपाउंड बना सैडियोहेप्टेनोज 1,7 बाइफास्फेट। सैडियोहेप्टेनोज 5 फास्फेट से 1,7 बाइफास्फेट से एक फास्फेट निकल जाता है और क्या बचता है, सैडियोहेप्टेनोज फास्फेट। अब 2 PGL, 7 कार्बन 3 कार्बन, 10 कार्बन, 1 फास्फेट, दोनों में बराबर बचता है 5 कार्बन, ज़ाइलोज 5 फास्फेट, 1 फास्फेट। 4 मॉलिक्यूल ज़ाइलोज 4 फास्फेट हो गए, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, तो ज़ाइलोज 4 फास्फेट के कन्वर्ट हो गए 4 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट में। 2 मॉलिक्यूल राइबोज जो बने थे यहाँ पर, इससे सैडियोहेप्टेनोज से ज़ाइलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट, तो ये दोनों मॉलिक्यूल भी 2 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं। 4 ये 2 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट अब 6 मॉलिक्यूल ATP से रिएक्ट कर RUBP बनाते हैं और ATP काय में कन्वर्ट होती है ADP में। इस प्रकार से RUBP का पुनः निर्माण होता है और RUBP दोबारा से साइक्लिक मैनर में फोटोसिंथेसिस के लिए लगातार यूज होती रहती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।